फिफ्थ स्टेप है आज बेटा अपना विडिंग। विडिंग का मतलब होता है, सबसे पहले विडिंग में पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा वीड्स। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग द मेन क्रॉप। जो हमारे मेन क्रॉप के साथ में ग्रो हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द मेन क्रॉप। रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को निकालकर फेंकना क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। और वीडिंग जो है बेटा वो हम चार तरीके यूज करते हैं वीडिंग के लिए। फर्स्ट मेथड, मेथड्स ऑफ वीडिंग। मेथड ऑफ वीडिंग पढ़ने से पहले आपको वीड्स के पता होने चाहिए नाम। तो इसमें बेटा कुछ तो इडिबल वीड्स होती हैं और कुछ क्या होती हैं? पॉइजनस वीड्स होती हैं जिनको हम खा नहीं सकते। जो इडिबल वीड्स हैं उनके अंदर मैं नाम बताती हूँ जिनको हम खा सकते हैं। इडिबल वीड्स जो है, ठीक है, उनमें अपना आता है चिनोपोडियम, बथुआ जिसको बोलते हैं, अमरंथस, चौड़ाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, और भी होती हैं। और जो नॉन एडिबल हैं वो होती हैं बेटा जिनको हम नहीं खा सकते। वाइल्ड ओट, ग्रास, ठीक है, ये ऐसी वीड्स है जिनको हम नहीं खा सकते और ये ऐसी थी जिनको हम खा सकते हैं। लेकिन बेटा दोनों ही वीड जो हमारा मेन क्रॉप फील्ड होता है उसके लिए हानिकारक होती हैं क्योंकि ये क्या करती, कम्पीट करती हैं। ये जो वीड्स हैं ये फूड के लिए ये कंपटीशन करती हैं। किसके लिए कंपटीशन करती हैं? कंपटीशन फॉर स्पेस, फूड, लाइट, ठीक है, वाटर, मिनरल्स, मतलब इन सब चीजों के लिए क्या करती है? हमारे मेन क्रॉप फील्ड से, क्रॉप प्लांट से कंपटीशन करती हैं। तो इसका इफेक्ट हमारे मेन क्रॉप प्लांट के ऊपर पड़ता है और वो ग्रो नहीं कर पाता, इससे हमारी यील्ड कम हो जाती है। तो इसको रिड्यूस करने के, इसको कम करने के तरीके हैं। पहला होता है बेटा मैनुअल मेथड, सेकंड होता है हमारा मैकेनिकल मेथड, थर्ड होता है हमारा केमिकल मेथड एंड फोर हमारा होता है बायोलॉजिकल मेथड। मैनुअल मेथड का मतलब होता है हाथ के द्वारा निकाल कर फेंक देना, पुलिंग बाय हैंड, ठीक है। और मैकेनिकल मेथड जो है इसके अंदर अपन मशीन्स वगैरह यूज करते हैं जैसे कि हैरो, या जिसको हम, या फिर हम यूज करते हैं ट्रोवल, जिसको खुरपी बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दूसरा नाम है इसका ये है। केमिकल मेथड्स के अंदर हम केमिकल्स यूज करते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं बेटा वीडीसाइड्स। और कौन से वीडीसाइड्स हम यूज करते हैं? 2,4-D, MCPA, बूटाकोलर और पैराक्वेट, ये कुछ वीडीसाइड्स के नाम है। बायोलॉजिकल मेथड जो है ये वो मेथड है जिसके अंदर हम कुछ इंसेक्ट्स डालेंगे जो क्या करेंगे, हमारी वीड्स जो हैं उनको खाएंगे और मेन क्रॉप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो इसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड में वो कौन से इंसेक्ट्स हैं, मतलब इनमें इंसेक्ट्स का यूज करेंगे कि आप अपनी उसको वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसके अंदर जो कोहिनियल नाम का इंसेक्ट है, इंसेक्ट, ये जो है ये बेटा तमिलनाडु के अंदर यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? तमिलनाडु में। कौन सी मतलब वीड को रिमूव करने के लिए, तो उस वीड का नाम बताएं। तो वीड कौन सा है? वो होता है बेटा प्रिकली पियर, जिसका दूसरा नाम होता है ओप्ट्यूना, ओपन्यूटिया। ओपन्यूटिया नाम की जो प्रिकली पियर नाम की जो वीड है उसको मेन क्रॉप फील्ड से निकालने के लिए कोइनियल इंसेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हमारा हार्वेस्टिंग। मतलब अब हमारी जो फसल है, सिक्स स्टेप है बेटा ये हार्वेस्टिंग। अब हमारी जो फसल है वो मैच्योर हो चुकी है तो हमें उसको क्या करना है? कटिंग एंड गैदरिंग द क्रॉप। कट करना और इकट्ठा करना, कटिंग और गैदरिंग।
इसको किसकी सहायता से करा जाता है बेटा? ये भी 2 तरीके से होती है, एक मैनुअल और एक होता है बेटा मैकेनिकल। मैनुअल तो होती है सिक्कल की सहायता से, मतलब हाथ के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं दराती, ठीक है? और मैकेनिकल होता है जिसमें मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो मशीन में जो यूज़ किया जाता है वो हार्वेस्टर कहलाता है, ठीक है? या फिर हम कंबाइनर भी यूज़ करते हैं। कंबाइन जो है ना, उसके अंदर बेटा कटिंग भी करता है और गैदरिंग भी करता है और साथ-साथ वो उसको थ्रेश भी करता है। थ्रेश का मतलब निकालता भी है, थ्रेशिंग भी करता है। इसके बाद हमारा 7th स्टेप होता है बेटा थ्रेशिंग एंड विनोविंग। अब हमने अपनी फसल काट दी है, इकट्ठी कर दी है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर से ग्रेन को अलग करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन एंड हस्क फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। सेपरेटिंग ग्रेन एंड हस्क फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। कटी हुई फसल में से ग्रेन और हस्क को, भूसे को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। ये थ्रेसिंग भी बेटा 3 तरीके से की जाती है। पहला स्टेप होता है थ्रेसिंग में मैनुअल। मैनुअल जो हम पहले यूज़ करते थे, अब नहीं करते इसको। जो ट्रेडिशनल मेथड है मैनुअल अपना, मैनुअल। सेकंड होता है बेटा बाय एनिमल्स एंड थर्ड होता है बेटा मैकेनिकल। मैनुअल मेथड जो है उसमें हाथ के द्वारा एक किसी हार्ड सरफेस पे उसको टकराया जाता था, तो सीड्स अलग हो जाते थे और जो स्टोक्स हैं वो अलग। एनिमल के द्वारा पहले पूरी फसल को पूरे ग्राउंड के ऊपर फैला दिया जाता था और फिर जानवरों को उसके ऊपर चलाया जाता था। इसकी वजह जानवर की अगर हम नाम ले तो जैसे ऑक्शन हुआ, बुफेलो हुए, कैमल हुए, इनको हम इसके अंदर चलाते थे। मैकेनिकल मेथड जो है इसके अंदर हम थ्रेशर का यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं, ठीक है? मशीन के द्वारा क्या होता था, कटी हुई फसल को निकाल दिया जाता था, उसमें से अनाज निकाल दिया जाता था। यहाँ पे भी हम एक कंबाइन भी यूज कर सकते हैं, मतलब कंबाइनर निकालेगा भी और इकट्ठा भी करेगा। इसके बाद इसका विनोविंग है। विनोविंग का मतलब होता है बेटा जो अपना अनाज है उसके अंदर जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, टू सेपरेट लाइटर पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ विंच। हवा के द्वारा जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना, विंड फ्रॉम द ग्रेन। अनाज के अंदर से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको हवा की सहायता से अलग करना क्या कहलाता है? विनोविंग कहलाता है। और विनोविंग जो है वो विनोविंग मशीन्स के द्वारा की जाती है, ठीक है? विनोविंग किसके द्वारा की जाती है? विनोविंग मशीन्स के द्वारा की जाती है, ठीक है? विनोविंग मशीन्स के द्वारा की जाती है। उसके बाद सेकंड जो होता है इसके अंदर हम बात करते हैं बेटा, एट अपना जो 8 स्टेप है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ ग्रेन। ग्रेन्स को इकट्ठा करना। स्टोरेज ऑफ ग्रेन का मतलब क्या होता है? ग्रेन को इकट्ठा करना। तो इसके 2 तरीके होते हैं बेटा ग्रेन को इकट्ठा करने के। एक तो हम करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे और एक हमारा होता है बेटा कमर्शियल लेवल। सबसे पहले स्टोरेज ऑफ ग्रेन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन होता है हमारे ग्रेन्स को पेस्ट से, मॉइस्चर से और फंगल ग्रोथ से फ्री करना। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे? ड्राई इन सनलाइट। सनलाइट के अंदर इसको सुखाएंगे। देन स्टोर्ड इन गनी बैग। किसके अंदर स्टोर करेंगे? गनी बैग्स में, बोरियों के अंदर, जो जूट बैग होते हैं उनके अंदर इकट्ठा करते हैं। तो अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे इसको इकट्ठा कर रहे हैं, सुखा दिया अपन ने भाई, तो हम इसको डोमेस्टिक लेवल पे कौन सी चीजों को, जैसे व्हीट हुआ, राइस हुआ या ग्राम हुआ या और भी चीजें, उनको अगर घरेलू लेवल पे करते हैं हमारे, तो छोटे छोटे मेटालिक कंटेनर्स में करते हैं। किस में करते हैं? स्मॉल मेटालिक कंटेनर्स। और अगर हम किस किस पे करते हैं इसको? कमर्शियल लेवल पे, मतलब एक बड़े लेवल के ऊपर इनको करते हैं, तो हम इनको क्या करेंगे? गनी बैग्स में या तो लगा देंगे भाई, गनी बैग्स में इकट्ठा करके इन ए स्टैक,
उनकी स्टैक्स लगा देंगे इस तरीके से, उनको इकट्ठा कर लिया। या फिर सेकंड स्टेप होता है सिलोज, बड़ी-बड़ी टंकियाँ होती हैं ये सिलोज या ग्रेनरीज़ बोला जाता है। ये क्या होते हैं सिलिंड्रिकल टैंक होते हैं बेटा बड़े-बड़े जी और जो मिट्टी के बनाए जाते हैं जिनके अंदर फम्बिगेशन किया जाता है और जिसके अंदर हम इनको स्टोर करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है बेटा जैसे इसमें गनी बैग्स के बारे में बात हुई, गनी बैग्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। गनी बैग्स जो हैं वो जूट के बनते हैं। किससे बनते हैं गनी बैग्स? जूट से बनते हैं। जूट जिसको बोलते हैं पटसन। इनके अंदर फूड जो है वो गोडाउन्स के अंदर स्टैक के अंदर लगाया जाता है वुडन प्लेटफॉर्म पे, मतलब नीचे लकड़ी लगाई जाएगी और फिर उसके ऊपर क्या रखे जाएंगे? गनी बैग्स रखे जाएंगे और ये हमारा सरफेस है और इससे भी थोड़ा सा ऊंचाई पे ताकि इसके अंदर मॉइस्चर लेवल ना जा सके, फिर हम इसके अंदर क्या देंगे? ये और जो ये जब ये लगाते हैं तो इनके बीच में सेकंड के बीच में गैप होता है बेटा। यहाँ पे गैप क्यों देते हैं इनके बीच में? ताकि इंस्पेक्शन वगैरह इजीली कर सके। ठीक है। दूसरा 10 से 15 सेंटीमीटर का गैप देना होता है हमें इनके बीच में। जो स्टैक लगा रहे हैं उनमें 10 से 15 सेंटीमीटर का गैप देना पड़ता है, ठीक है? और दीवार से अगर देखें तो 70 सेंटीमीटर के करीब, क्योंकि दीवारें क्या होती हैं उनमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है ना? दीवारों में पानी वगैरह से मॉइस्चर आ जाता है और मॉइस्चर अगर आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? माइक्रोब्स, इंसेक्ट और रोडेंट्स जो हैं ये पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके लिए हमें पेस्टिसाइड्स छिड़कना पड़ेगा। कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कनी पड़ेंगी। इसमें एक और भी चीज़ आई थी ना बेटा सिलोज़ और ग्रेनरी, इसके बारे में बात करते हैं। सिलोज़ एंड ग्रेनरीज़। सिलोज़ और ग्रेनरीज़ क्या होते हैं? ग्रेन सिलोज़ जो है ना बेटा, वो होते हैं टॉल सिलिंड्रिकल कंटेनर्स। बड़े-बड़े सिलिंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं सिलिंड्रिकल। इनके अंदर जो गवर्नमेंट एजेंसियाज होती हैं, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है जिसको हम एफपी एफसीआई बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जो है गवर्नमेंट ब्रांच जो है उसने बड़ी बड़ी क्या बनाई गई है? बफर स्टॉक के लिए, ग्रेन्स को स्टॉक करने के लिए ग्रेन टोल सिलिंड्रिकल कंटेनर्स बनाए हैं, उनको हम सिलोज कहते हैं। और ये जो ग्रेन सिलोज है इनमें इजीली इंस्पेक्शन किया जा सकता है। इजीली हम इनमें क्या कर सकते हैं? इजीली इनको इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि भाई इनमें कोई डिजीज वगैरह तो नहीं लगी है। फम्बिगेट कर सकते हैं इजीली, इसको फम्बिगेशन किया जा सकता है। इजीली हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं किन से? पेस्ट से भी और टेम्परेचर से भी। टेम्परेचर भी हम वहाँ पे अपना देख सकते हैं कि भाई कम या ज़्यादा है, ठीक है? और इसके लिए रोडेंट्स वगैरह जो भी हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें इजीली हम इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हमें कुछ ना प्रिकॉशंस यूज़ करनी पड़ती हैं बेटा। जब हम ये ग्रेन्स जो इकट्ठा करते हैं तो इससे पहले हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो पहली अपनी प्रिकॉशन है कि फूड ग्रेन को जब भी आप क्या करो तो मतलब इकट्ठा करो तो उससे पहले उसको ड्राई करना पड़ेगा। ड्राइज इन सनलाइट। प्रिकॉशंस क्या है कि जो फूड ग्रेन है ड्राई इन सनलाइट, फूड ग्रेन्स ड्राई इन सनलाइट बिफोर स्टोरिंग। इकट्ठा पहन करने से पहले ग्रेन्स को किस में सुखाना पड़ेगा? सनलाइट में या फिर मैनुअली बाई ब्लोइंग एयर, हॉट एयर, गर्म हवा उनके अंदर डालनी पड़ेगी ताकि वो ग्रेन्स जो है उनके अंदर से मॉइस्चर लेवल निकल जाए। दूसरा होता है उनमें से जो फॉरिगन पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव फॉरिगन पार्टिकल्स लाइक वीड, स्ट्रा एंड अर्थ पार्टिकल, मिट्टी के पार्टिकल्स, ठीक है? किसके द्वारा? बाय द सिव। सिव का मतलब होता है छलनी। छलनी के द्वारा हमें फॉरिगन पार्टिकल्स को निकालना पड़ेगा। जैसे वीड्स वगैरह, अगर उन वीड्स के बीज रह गए हैं या छोटे-छोटे तिनके रह गए हैं या मिट्टी के पार्टिकल्स रह गए हैं, तो उनको हमें किसके द्वारा निकालना पड़ेगा? छलनी के द्वारा निकालना पड़ेगा। तो अपना टॉपिक जो है यहाँ तक ही था, कंप्लीट हो